हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो ये हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की हिस्ट्री की सीरीज़ का 22वां वीडियो है। हम लोग बेसिकली आपके पेट के जो हिस्ट्री का सिलेबस है उसमें ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वाधीनता संग्राम करके एक टॉपिक है, उसका ये दूसरा वीडियो पढ़ रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने मराठा, मैसूर और आपका बंगाल वगैरह का जो आधिपत्य कर लिया था, जो अधिग्रहण किया था अंग्रेज़ों ने, ये किस तरीके से किया था और कैसे भारत में ये इस तरीके से एक अचानक से उठते चले गए थे, इनका उदय कैसे होता है और बाकी सारी कंपनियां जो यूरोप से इंडिया आई हुई होती हैं ये ख़त्म हो जाती हैं। तो ये सब कुछ पड़ा हुआ था। आप पहले उस वीडियो को देख लें, फिर इस पे आएँ तो ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि आपके गवर्नर्स जो आते हैं, गवर्नर जनरल्स आते हैं और इन सब के क्या कुछ काम किए जाते हैं इनके सबके द्वारा, कि जिससे जो है 1857 की क्रांति जन्म ले लेती है। क्यों ऐसा हुआ कि उत्तर भारत में जब ये इन्होंने राज्यों को कब्जाना शुरू किया तो कैसी रणनीति वगैरह इन्होंने अपनाई, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति का जन्म हुआ। और इन लोगों के द्वारा कई अच्छे भी काम किए गए, जिसके बारे में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये सब कुछ भी हम इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके पहले गवर्नर जो थे, ये जब आपका प्लासी का युद्ध खत्म होता है तो उसके पश्चात जो है बंगाल पे अंग्रेज़ों का शासन हो जाता है। अंग्रेज़ों की तरफ से पहले गवर्नर जो आपके उस युद्ध के नेता भी थे, क्लाइव, ये क्लाइव बनाया जाता है वहाँ का पहला गवर्नर। ये 1757 से 1760 तक वहाँ का गवर्नर रहता है। फिर ये वापस इंग्लैंड चला जाता है और वापस से आता है कब, जब आपका इलाहाबाद की संधि होती है आपका बक्सर के युद्ध के बाद में, तो ये आता है और उसमें अंग्रेज़ों का पक्षकर्ता जो है यही बनता है। उसके बाद फिर ये 2 साल शासन भी करता है भारत में। ये फिर से 2 साल तक बंगाल का गवर्नर रहता है, 65 से 67 तक, 1765 से 1767 तक। इस दौरान इसने प्लासी का युद्ध किया, इसके बाद इलाहाबाद की संधि करी और बंगाल डायरकी की स्टार्ट, बंगाल के द्वैध शासन की स्थापना जो है इसने 1765 में कर दी थी, जो कि 1772 में जब आपका वॉरेन हेस्टिंग्स आता है तो ये ख़त्म कर देता है। तो इसके बाद में क्या होता है, 3-4 और जो है छोटे छोटे से गवर्नर्स आते हैं। तो बंगाल के गवर्नर्स आते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं, पूछा नहीं जाता। पेंसीटार्ट है, हॉलवेल है, कर्टियर है, ऐसे आते हैं तो बहुत मतलब नहीं उनका। फिर आपका जो गवर्नर जनरल है, जब 1773 का वो आता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो जो बंगाल का गवर्नर अभी तक हुआ करता था, इसका नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। और इसको जो है बम्बई प्रेसिडेंसी और आपकी जो मद्रास प्रेसिडेंसी होती थी, इसको रेगुलेट करने का अधिकार इसको सौंप दिया। तो इससे जो है इसके पास में, बंगाल के गवर्नर के पास में अब ज़्यादा शक्ति आ गई, ये भी गवर्नर जनरल बन गया था। तो उस टाइम पे गवर्नर आपका हुआ करता था वॉरेन हेस्टिंग्स, को साल भर लगभग हो चुके थे और यही जो है पहला आपका बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है 1773 में। फिर ये 1785 तक आपका शासन करता है। इसी के टाइम पे ये लिखा हुआ है, पहले मैंने लिखा है देखो, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर जो है विलियम जोन्स करके एक व्यक्ति होते हैं, ये इतिहासकार होते हैं और इनके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी जाती है 1784 में। फिर जो है पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है ये बंगाल में होती है उसी टाइम पे, और सर एलिजा इम्फे जो है पहले भारत के न्यायाधीश बनते हैं। ये बेसिकली एक छोटी सी कोर्ट थी जो अंग्रेज़ों ने अपने काम के लिए बनाई थी और ये सिर्फ बंगाल वगैरह के मुकदमे ही देखा करती थी, बहुत दूर के मुकदमे नहीं करती थी। भारतीयों को इसमें कुछ बहुत लाभ नहीं था। इसके बाद फिर आता है कार्नवालिस। तो फिर कार्नवालिस जो है 1786 में यहाँ पे आता है। 1786 से लेकर 93 तक जो है ये भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बन के कार्य करता है। इसके पहले ये अमेरिका वगैरह में भी ये जाके और अंग्रेज़ों की तरफ से वहाँ का गवर्नर भी रह चुका था। तो ये इंडिया में आता है, इसने कुछ अच्छे भी काम किए और कुछ ख़राब भी काम किए। इसने जो आईएएस और आईपीएस की सर्विस आजकल होती है, इसका जन्मदाता इसी को माना जाता है। ये सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता इसको माना जाता है। इसने स्थायी बंदोबस्त, जो कि एक कर लेने की व्यवस्था थी अंग्रेज़ों की, इसको लागू किया 1793 में। इसका जनक इसी को माना जाता है और इसकी समाधि जो है ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये पूछा गया प्रश्न है तो आप याद रखेंगे। फिर जो है बीच में एक आध और आते हैं तो उनको नहीं पढ़ना है। फिर आते हैं वेलेजली पे। तो वेलेजली जो था ये 1798 में आपका बंगाल का गवर्नर बनता है और 1805 तक गवर्नर रहता है। अब ये थोड़ा मतलब गंदे किस्म का वो था, गंदे किस्म का गवर्नर था। उसने काफ़ी बुरे काम किए। इसने आते ही सहायक संधि थोप दी। जितने भी राज्य भारत पे हुआ करते थे मैक्सिमम के ऊपर इसने सहायक संधि थोप दी। और सहायक संधि में क्या हुआ करता था कि ये उनसे कहता था कि आप हमारी आर्मी रखें और हमारी आर्मी ट्रेंड है और आप बदले में मुझे थोड़े पैसे वैसे दिया करें, उनकी रख रखाव का खर्चा दिया करें। ये आर्मी आपको हर युद्ध में सहायता करेगी। और जो राजा ये सहायक संधि करने से मना कर देता था
उसके साथ में क्या करता था, ये खुद युद्ध कर लेता था और युद्ध करके उनको हरा के उनके राज्य का अधिग्रहण कर लेता था। इसी सहायक संधि को न स्वीकारने की वजह से जो है 1799 में आपके टीपू सुल्तान के साथ इसका युद्ध होता है और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ में आपका टीपू सुल्तान मारा जाता है और मैसूर पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो जाता है। फिर जो है फोर्ट विलियम कॉलेज जो आपके कलकत्ता में स्थित है, इसकी स्थापना भी इसी ने करी थी 1800 ईस्वी में। फिर जो है 1799 में एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है। दरअसल ये एक्ट 3-4 बार आता है। आप अभी अगर इतिहास पढ़ेंगे और मैं अगला वीडियो भी जब बताऊंगा इसी गवर्नर जनरल वाला, तो कई बार आएगा। ये दरअसल ऐसा एक्ट था कि जो प्रेस वगैरह थे अंग्रेज़ों के खिलाफ भी कुछ चीज़ें लिख रहे थे, तो इसने क्या किया, प्रेसेस पर प्रतिबंध लगा दिया 1799 में। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने वाला पहला व्यक्ति था। फिर जो है आपका एक आध और आते हैं, नहीं पढ़ने हैं, फिर डायरेक्ट पढ़ते हैं मिंटो फर्स्ट के बारे में। इसके बारे में पूछा जाता है क्योंकि ये जो है 1807 से 1813 तक आपका शासन करता है और अमृतसर की संधि जो आपकी महाराजा रणजीत सिंह के साथ में हुई थी 1809 में, जिसमें ये तय हुआ था कि आपका जो सतलज के पश्चिम का भाग था ये महाराजा रणजीत सिंह का होगा और सतलज के पूर्व का भाग जो है यहाँ तक अंग्रेज़ों का राज होगा। ये तय हुआ था, ये 1809 में इसी ने करवाया था। फिर जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं। अब ये वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के नाम से जाने जाते हैं और इनका शासन जो है आपका ये 1813 से 1823 तक होता है। इन्होंने सबसे पहले पिंडारियों का इनके शासन में युद्ध होता है, जो आपके तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था, उसका अंतिम चरण जो है पिंडारियों का युद्ध बोला जाता है। इसमें चित्तू खां वगैरह कई नेता इन पिंडारियों के हुआ करते थे, उनसे ही लोग लड़ते हैं। फिर जो है इसी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है इसी के शासनकाल में आती है, ये 1820 में आती है और रीड और मुनरो करके दो लोग थे, इन्होंने कर्नल रीड और मुनरो बोला जाता है, तो इन्होंने ही ये व्यवस्था लाई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जबकि मद्रास, असम और बम्बई में चलती थी। फिर जो है भारत के गवर्नर जनरल का पद आता है। अब इसके बाद में लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद में आपके एक आध वैसे आते हैं, कमज़ोर आते हैं। फिर बनते हैं आपके विलियम बेंटिक। सर विलियम बेंटिक जो थे ये काफ़ी सुधारों के लिए जाने जाते हैं और ये 1828 में शासक बनते हैं। 1833 के एक्ट से क्या होता है, जो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसके पद को ख़त्म करके एक नया पद सृजित किया गया, भारत का गवर्नर जनरल। अब इसी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने आपके सर विलियम बेंटिक। 1828 से अपना शासन प्रारंभ करते हैं और 1835 में इनका शासन खत्म होता है। इन्होंने अपने शासनकाल में सती प्रथा का अंत किया था 1829 से 1830, ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। इन्होंने ठगी प्रथा का अंत किया था 1830 में। इन्होंने शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी बनाया था 1835 में। और एक नाम आपने सुना होगा मैकॉले, ये लॉर्ड मैकॉले जो था ये इनका शिक्षा सलाहकार हुआ करता था उस समय पे, और इसी ने ये अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनवाया था इनसे। फिर जो है इन्हीं के शासनकाल में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना ये राजा राम मोहन राय करते हैं। हालांकि इसके बारे में जो सुधार वगैरह हैं इसके बारे में थोड़ा अभी आगे हम एक वीडियो अलग से बना देंगे, जो पूछे जाते हैं क्योंकि। तो इसके बाद में क्या होता है, 1833 में एक महालवाड़ी बंदोबस्त लागू होता है। ये इसके लागूकर्ता जो थे, इसके प्रवर्तनकर्ता जो थे, ये हॉल्ट मैकेंजी थे और मार्टिन बर्ड थे। ये 1833 में लागू किया गया और आपका जो उत्तर प्रदेश, आपका पंजाब वगैरह का इलाका है, हरियाणा वगैरह का इलाका है, इस पे जो है ये महालवाड़ी सिस्टम काम करता था। आपका पहला जो स्थायी बंदोबस्त था, मैं बताना भूल गया था, वो आपका बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल और उड़ीसा वगैरह का क्षेत्र जो था वहाँ पे काम करता था। फिर आता है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ जो था ये इसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। जो आपका वेले जली ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के साथ में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जब चार्ल्स मेटकॉफ आता है तो इसने जो है ये प्रेस का प्रतिबंध हटा दिया। 1835 में एक्ट ला के प्रेस का प्रतिबंध हटा देता। हालांकि अंग्रेज इससे ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, कंपनी खुश नहीं होती है और इसको वापस बुला लिया जाता है। एक ही साल ये गवर्नर जनरल रहता है भारत का। फिर जो है लास्ट में अब थोड़े एक दो और आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। लास्ट में हम पढ़ते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। इसका नाम आपने सुना होगा हड़प नीति की वजह से। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, हम डिस्कस करते चलते हैं। तो 1849 में इसने आते ही क्या किया, 1848 में आया, 1849 में सबसे पहले द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध करा दिया। फिर 1800 इसका जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के साथ में इसने जो है आपके बंगाल पर, पंजाब पर जो है कब्जा कर लिया। फिर 1848 में इसने आने के साथ ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी अपनी हड़प नीति जो थी ये लागू कर दी। ये राज्यों से कुछ संधियां करता था और एक समय के बाद में राज्यों को कब्जा कर लेता था। जैसे 1848 में इसने सतारा पर कब्जा किया, सतारा इसके द्वारा कब्जा किया जाने वाला पहला राज्य था। फिर 1849 में जैतापुर, 1849 में ही संभलपुर, 1852 में उदयपुर, ये उदयपुर आपका मध्य प्रदेश में एक
रियासत हुआ करती थी उदयपुर, ये आपका राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, मैंने लिख भी दिया है। 1853 में ये झांसी को कब्जा करता है। 1854 में इसने नागपुर अंतिम एरिया, अंतिम वो था, अंतिम रियासत थी जिस पर इसने कब्जा किया था 1854 में। फिर जो है 1856 में इसने अवध पर भी कब्जा कर लिया। अब अवध पर इसने कब्जा इस तरीके से किया कि कुछ एक आयोग वगैरह बिठाया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर उसने ये बताया कि अवध में जो अवध का वो है नवाब है, ये बहुत सही से अवध को चला नहीं पा रहा है, कुशासन फैल रहा है, तो कुशासन का आरोप लगा के ये अवध पर कब्जा कर लेता है। फिर जो है इसने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी जो थी, इसको शीतकालीन राजधानी शिमला बना दिया था। आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी कलकत्ता हुआ करती थी और शीतकालीन राजधानी शिमला हुआ करती थी। आपके हिमाचल प्रदेश में एक डलहौजी करके हिल स्टेशन भी पड़ता है। फिर जो है 1853 में इसने रेल की स्थापना करी थी, भारत में रेल प्रारंभ करी थी। मुंबई से ठाणे के बीच में आपकी पहली रेल चली थी। 1853 में ही उत्तराखंड में IIT रुड़की की स्थापना हुई थी, जो कि भारत का पहला आपका इंजीनियरिंग कॉलेज था। इसके बाद 1854 में इसने डाक टिकट व्यवस्था को लागू किया था। जैसे डाक वगैरह जो थी, डाक खाने की व्यवस्था जो थी, पत्राचार था, ये पहले भी चल रहा था, लेकिन इसने आते ही क्या किया, डाक व्यवस्था लागू करी। और इससे जो होता है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, सैनिकों में असंतोष आता है। और 1857 की क्रांति का ये भी एक बड़ा कारण था। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो आपके अवध वगैरह के सैनिक हुआ करते थे, दरअसल इनकी आर्मी में, अंग्रेज़ों की आर्मी में अवध, बिहार, इन सब एरियाज से बहुत सारे युवा जो है भर्ती हुए थे। बहुत सारे लोग जो है इनकी आर्मी में काम करते थे सिपाहियों के रैंक पे। वो अपने घरों पे इन्हीं पत्रों के माध्यम से उनका हाल चाल लेते थे, हाल खबर लेके, और दूर तक, मतलब दूर क्षेत्रों में भी रह के अकेला नहीं महसूस करते थे। जब डाक टिकट व्यवस्था लागू हो गई तो इसका एक प्राइस था, और इस वजह से वो भी नाराज़ हुए, और ये भी एक बड़ा कारण माना जाता है आपके 1857 की क्रांति का। फिर जो है 1854 में तार आपकी प्रारंभ हुई। तार सर्विस, जिसको टेलीग्राफ बोला जाता है, ये कलकत्ता से आगरा के लिए और कलकत्ता से डायमंड हार्बर के लिए जो है ये तार व्यवस्था प्रारंभ हुई। इससे अंग्रेज़ों को, जब आपकी 1857 की क्रांति होगी तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी हद तक इस तार ने वो किया था। तार ने इसको सप्रेस करने में, सूचनाओं के आदान प्रदान करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाई थी। फिर जो है 1854 में वुड्स डिस्पैच आता है। ये विश्वविद्यालय की शिक्षा से संबंधित एक आयोग था। ये आता है, पूछा गया प्रश्न है तो आप याद रखेंगे। फिर जो है 1854 में PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना जो है इसी ने करी थी। 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से इसने जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है लागू कर दिया था। तो बेसिकली अभी हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, भारत के गवर्नर जनरल तक ही पढ़ेंगे, और फिर अब पढ़ेंगे हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में। और इस क्रांति के बाद में जब 1858 का एक्ट आता है तो उसके बाद में क्राउन का शासन भारत में स्थापित होता है और कंपनी का शासन अंत हो जाता है। उसके बाद जो है हम लोग वायसरॉय वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। इसके बारे में थोड़े से प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो इस टाइम पे जो प्रधानमंत्री हुआ करता था ब्रिटेन का, ये था पाम्स्टन, और गवर्नर जनरल जो था इंडिया में, ये था कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था ये भारत का गवर्नर जनरल बन चुका था। और सम्राट जो हुआ करता था, मुगल सम्राट, ये था बहादुर शाह जफ़र। विद्रोह दबाने के लिए जो इनका सबसे बड़ा सेनापति था ये कैम्पबेल था, हालांकि कुछ और भी थे। कैम्पबेल ने कई सारी जगहों पे कब्जा किया था। प्रतीक जो था ये कमल और रोटी का प्रतीक जो है क्रांतिकारियों ने लिया था इस क्रांति के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पूरी जो 1857 की क्रांति के कारण वगैरह थे, इसको पूरी तरीके से स्टार्ट करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इसका राजनीतिक कारण क्या था? डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसने जो है बहुत तगड़े से, बहुत तेज़ी से जो है भारत पर एक्सपीडिशन करके और धीरे धीरे एक एक करके साउथ इंडिया में तो इसने काफ़ी टाइम पे जो है राज्यों को कब्जा किया था। नॉर्थ इंडिया में रियासतों को मतलब एक दो साल के अंदर ही बहुत सारी रियासतें इसने कब्जा कर ली, और इससे बहुत ज़्यादा असंतोष जो है जनता में फैल चुका था, और उतना ही असंतोष राजाओं में भी था। अब इसके बाद में जब कैनिंग आता है तो कैनिंग ने अपने आते ही काफ़ी ज़्यादा मतलब माहौल को सुधारने की कोशिश की, लेकिन डलहौजी भाई साहब ये इतना कर चुके थे कि इनफ नहीं था उसका काम, और अंत में 1857 की क्रांति होती है। कैसे होती है अभी आगे पढ़ेंगे। फिर जो है मेल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट्स करके जो है इसने अवध को भी कब्जा किया था। ये सब जो चीज़ें थी ये आप समझ सकते हैं, मैंने बताया है। फिर जो है इसके कुछ आर्थिक कारण भी थे। इसने जो है इस टाइम तक जो जनता पर कर था ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तीनों व्यवस्थाएं लागू हो गई थी आपकी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इससे जनता पर भी कर बढ़ा था। आपका उद्योगों का पतन हो रहा था, भारत में जो उद्योग थे इनका पतन हो रहा था। छोटे कुटीर उद्योग वगैरह जो हुआ करते थे, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ से कच्चे माल को ले जाके और इंग्लैंड में अपनी फैक्ट्रियों में प्रोसेस करके वहाँ पे जो है कपड़े बनाना और सारी चीज़ें बनाना शुरू किया, और भारत को उसका बाज़ार बनाना शुरू किया।
भारत में इसी के साथ में क्या होता है, कुटीर उद्योग वगैरह का पतन हो जाता है और इससे जो है ये आर्थिक लॉस में चली जाती है, भारत की इकॉनमी बहुत ज़्यादा गिर जाती है। फिर जो है कृषि उद्योग का समन्वय जो था ये नष्ट हो जाता है, क्योंकि कपास उगती थी तो उससे आपका कपड़े बनते थे, गन्ने उगते थे तो उससे गुड़ बनते थे। अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगीं। वो लोग क्या करते थे, वो लोग चीनी वगैरह बनाते थे और फिर भारत में बेचते थे। वो लोग जो आपका कपड़े वगैरह थे वो इंग्लैंड में ले जाके और वहाँ से सिंथेटिक कपड़े ला ला के इंडिया में बेचना शुरू करते थे। तो इससे कृषि उद्योग का जो समन्वय था ये समाप्त हो जाता है। कृषि पर बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता है, क्योंकि आपकी उद्योग सेक्टर तो एकदम ख़त्म था, तो सिर्फ लोग जो है कृषि कर रहे थे और अति से ज़्यादा लोग जो है कृषि में वो थे, इन्वॉल्व थे, तो उस पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ गया था। फिर जो है बंगाल में एक बहुत बड़ी फैमाइन आई हुई थी। फैमाइन के टाइम पे भी जो है टैक्सेस की दर समान रखी गई। इससे भी जो है लोगों में बहुत ज़्यादा, जनता में बहुत ज़्यादा असंतोष फैला और बहुत ज़्यादा लोग बंगाल की फैमाइन में मारे भी गए थे। फिर जो है सामाजिक और धार्मिक कारण भी कुछ थे। अब इन लोगों ने क्या किया, काफ़ी सारे जो है बदलाव लाए, जैसे सती प्रथा का आपका वो किया, सती प्रथा का उन्मूलन किया, आपके विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लाया गया। तो इससे जो है जो परंपराएं वगैरह चल रही थी ये सारी इनमें चेंज आया और जनता के मन में ये आया कि ये लोग बाहर से आके और हमारी परंपराओं को, हमारी चुनौतियों को, हमारी मान्यताओं को ये चुनौती दे रहे हैं। इसके बाद 1813 से क्या होता है, ईसाइयत को भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना शुरू किया जाता है। ईसाइयत को भारत के उत्तर भारत में तो उतना तेज़ी से नहीं, पर दक्षिण भारत में इसको फैलाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया जाता है, बहुत सारे काम किए जाते हैं। फिर जो है सैनिकों की भी काफ़ी सारे कारण थे। अब उस टाइम पे जो था 5:1 सिस्टम चला करता था सैनिकों का। इसका अर्थ यह है कि 5 सिपाहियों पर एक अंग्रेज़ सिपाही होता था, 5 देसी सिपाही, उस पर एक अंग्रेज़ सिपाही हुआ करता था। तो इसमें जो अंग्रेज़ सिपाही आपका हुआ करता था उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था, उसको जो है ज़्यादा वो दिए जाते थे, ज़्यादा अलाउंसेस दिए जाते थे। भारतीयों को थोड़ा हेट की दृष्टि से देखा जाता था, हेय दृष्टि से देखा जाता था। फिर जो है 1854 का डाकघर अधिनियम, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये भी एक बड़ा कारण बना। फिर आपके 1856 में अवध को अनेक्स करना। अब जब अवध पर अनेक्स इन लोगों ने किया, अवध को जो है अपने कब्जे में लिया, तो जितने भी सैनिक वगैरह जो अवध वगैरह के क्षेत्र से आते थे, आपके बिहार बंगाल वगैरह के क्षेत्र से आते थे, आपके उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से आते थे, इनको ऐसा लगा कि हम अंग्रेज़ों का साथ दे रहे हैं अपने ही वतन को, अपनी ही जगह को, अपने ही क्षेत्र को है जीतने में। ये लोग हमारे ही क्षेत्र पर अटैक कर रहे हैं और हम ही इनका साथ दे रहे हैं। तो इससे भी जो है उनके अंदर जो आत्मसम्मान की भावना थी ये भी जग के आई सामने, तो ये भी एक बड़ा कारण रहा। फिर जो है तात्कालिक कारण क्या हुए, अब सबसे बड़ा बड़ा कारण जो इसकी युद्ध की जो है चिंगारी बन के सामने आया, ये था ब्राउन बेस बंदूक। ब्राउन बेस बंदूक जो था इसको रिटायर कर दिया गया, जो पारंपरिक बंदूक इनकी हुआ करती थी, और उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया। ये एनफील्ड राइफल कैसे थी, इसके पहले जो ब्राउन बेस बंदूक आया करती थी, दरअसल इसमें जो है ये बुलेट टाइप की जो थी, इसमें पहले गन पाउडर डाला जाता था और फिर बुलेट आपकी एक बॉल होती थी, बॉल को डाल के फिर पुश किया जाता था एक रॉड से। ये वाली बंदूकें चला करती थी। ये काफ़ी टाइम टेकिंग थी और जो है बहुत भारी भरकम हुआ करती थी। इसके स्थान पर जब एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया तो इसमें जो बुलेट शेल थी ये पूरी एक सिंगल असेंबली में आने लगी, लेकिन इसको चलाने में एक प्रॉब्लम थी। इसका जो पूरा खोल था, इसका जो पूरा बाहर का स्ट्रक्चर था आपका, ये पूरा चमड़े का बना हुआ था, और कुछ लोग कहते हैं उस टाइम पे जो खबरें फैली थी कि ये गाय और सूअर की चर्बी का बना हुआ है, तो उसको दांत से काटना पड़ता था और काट के फिर बंदूक में लोड किया जाता था। तो इससे जो है भारतीयों में असंतोष फैला। गाय की चर्बी हिंदुओं के लिए जो है वो हुई बहुत, कहा जाता है क्योंकि गाय को अघन्या कहा गया है हमारे धर्म में, हम लोग के लिए गाय माता के समान होती है, तो इससे हिंदुओं में असंतोष फैला। और सूअर जो है ये इस्लाम में नापाक कहा गया है, तो इसे इस्लाम में असंतोष फैला, और ये सबसे बड़ा कारण रहा। और इससे कैसे कैसे क्या होता है ये मैं बताता हूँ अभी आपको। तो सबसे पहले ये खबर फैलती है आपके दमदम में। दमदम दरअसल ये आपका यहाँ पे हुआ करता था, ये दमदम का सिल्क बड़ा मशहूर था। दमदम का सिल्क या शायद जूट था, मैं भूल रहा हूँ अभी। ये आपके वर्तमान बांग्लादेश में स्थित जगह थी दमदम, यहाँ से ये खबर निकल के फैलना शुरू होती है। फिर जो है दमदम से आपकी ये खबर आती है बहरामपुर में, ये बहरामपुर क्षेत्र भी यहीं पे हुआ करता था। फिर बहरामपुर से आती है बैरकपुर में। अब बैरकपुर में आती है जैसे खबर, फिर मंगल पांडे क्रांति करते हैं, और क्या क्या होता है वो हम आगे अभी देखते हैं, आगे चलने वाले वीडियो में। तो
जो है 1857 जनवरी में क्या होता है, ये चर्बी की खबर दमदम में फैल जाती है। दमदम जो जगह आपके पास बंगाल में हुआ करती थी, ये गलती से मैंने वेस्ट बंगाल लिख दिया है, ये बंगाल में हुआ करती थी, यहाँ पे फैलती है। फिर फरवरी तक ये खबर जो है धीरे धीरे बहरामपुर में भी आ जाती है। बहरामपुर में चर्बी की खबर फैलती है और वहाँ से होते होते आपकी ये खबर बैरकपुर में 29 मार्च पे पहुँच जाती है, 29 मार्च की डेट तक पहुँच जाती है। और वहाँ पर 34वीं इन्फेंट्री के आपके सिपाही थे मंगल पांडे। इनका जन्म जो है ये फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही हुआ करते थे। इन्होंने वहाँ पे जो है क्रांति कर दी और अपने सीनियर पे जो है इन्होंने गोली चला दी थी, जिसकी वजह से क्या होता है 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी जाती है। अब देखते हैं इसका विस्तार कैसे हुआ। तो ये यहाँ से इनको फांसी दी गई और ये खबर फैलती फैलती पहुँची आपकी मेरठ छावनी में। 10 मई 1857 को ये खबर मेरठ की छावनी में पहुँचती है और वहाँ पे विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। अब मेरठ की जो आर्मी हुआ करती थी उसने वहाँ पे पूरा विद्रोह किया और छावनी में, और वहाँ से बढ़ने लगे वो दिल्ली की तरफ। वो दिल्ली की तरफ बढ़े और 12 मई को दिल्ली इन्होंने जीत लिया। जस्ट वहाँ पर खबर पहुँचने के 2 दिन बाद इन्होंने दिल्ली को जीत लिया। और जो मुग़ल बादशाह हुआ करता था, अंतिम मुग़ल बादशाह आपका बहादुर शाह जफ़र था, तो इसने जो है इसको जो है ये बख्त खां जो है ये मेरठ से गया हुआ था, ये सैनिकों का लीडर हुआ करता था। इसने बहादुर शाह जफ़र से कहा कि आप जो है लीडर बन जाइए, क्योंकि इस पूरे विद्रोह को जो है एक नेता की ज़रूरत है। तो नेता के रूप में आप आ सकते हैं सामने, मुग़ल बादशाह हैं तो आप आ सकते हैं इसके सामने। तो ये नेता बन के सामने आते हैं इस विद्रोह के। और वहाँ पे ये है बंगाल, मतलब आपका क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली में इस 1857 के जो आपका युद्ध हुआ, क्रांति हुई थी, इसका नेतृत्व करता कौन था? तो ये बहादुर शाह जफ़र थे। और भी जगहों पे जो है अलग अलग नेता थे इसके, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो दिल्ली के क्षेत्र पर आपके ये बहादुर शाह जफ़र ने और बख्त खान ने इसका वो किया था, इसका नेतृत्व किया था, शासन किया, शासक था वहाँ का। और इसका दमन करता जो था, पहले निकोलसन गया था, लेकिन निकोलसन वहाँ पे कब्जा नहीं कर पाया था, उसको वापस अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं मिला पाया था दिल्ली को। बाद में हडसन आता है और हडसन ने वापस से जो है दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इनको जो है बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया, जो अभी यांग्योन करके लिखा रहता है, आपका म्यांमार का क्षेत्र हुआ करता है अभी। ये 1862 में इनकी वहीं पर मृत्यु भी हो जाती है। फिर जो है लखनऊ में ये बेगम हजरत महल हुआ करती थी, जिन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। और इसको कब्जा करने में, यहाँ पे कब्जा करने में कैम्पबेल आता है इस क्रांति का दमन करने, और कैम्पबेल ने यहाँ पे दमन किया, यहाँ पे कब्जा किया। और ये रानी जो हुआ करती थी बेगम हजरत महल, ये यहाँ से भाग के नेपाल चली गई। फिर जो है कानपुर में नाना साहेब, जिनका असली नाम ढूंढू पंत हुआ करता था, इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। और कैम्पबेल आता है, यही कैम्पबेल जिसने लखनऊ पे कब्जा किया था आपका, ये जाता है और कानपुर में भी क्रांति का दमन यही करता है। और ये जो थे ये नाना साहेब, ये बाजीराव द्वितीय आपका जो शासक हुआ करता था वहाँ का, अंतिम मराठा शासक था, ये उसके दत्तक पुत्र हुआ करते थे। फिर जो है ग्वालियर से जो है आपका इस क्रांति का नेतृत्व ये तात्या टोपे ने किया हुआ था। इनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग हुआ करता था। इनका एक सेनापति था, या कह सकते हैं मित्र था, उसका नाम मान सिंह हुआ करता था। उसने इनको धोखा दिया, जिसकी वजह से ये मारे गए थे, इनको फांसी हो गई थी बाद में तात्या टोपे को। फिर जो है झांसी में इस युद्ध का नेतृत्व लक्ष्मीबाई कर रही थी, और वहाँ पे जाता है, वहाँ पे अंग्रेज़ों का सेनापति हुआ करता था ह्यूरोज ने जाके इस युद्ध का दमन किया था। ये लक्ष्मीबाई जो हैं ये गंगाधर राव की पत्नी हुआ करती थी, और इनका एक दत्तक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था दामोदर राव। इस वजह से जो है अंग्रेज़ों ने इनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया था और झांसी को कब्जा कर लिया था। इसी वजह से ये इस युद्ध में भी जो है सामने आती हैं, इस विद्रोह में सामने आती हैं। फिर जो है बिहार से, जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, और विलियम टेलर वहाँ पे जाता है, और विलियम टेलर ने इस क्रांति का वहाँ पे दमन किया पटना के क्षेत्र में। ये दरअसल जगदीशपुर क्षेत्र में थे, पटना के क्षेत्र में पीर अली आपके जो है नेतृत्व कर रहे थे, विलियम टेलर ने वहाँ पे भी दबाया था। अब ये बाबू कुंवर सिंह जो हुआ करते थे, ये लगभग 80 साल के ये बुजुर्ग हुआ करते थे, और इन्होंने अंग्रेज़ों को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया। इन्होंने सर्वाधिक विजय बिहार के क्षेत्र में अर्जित की, और पूरे इस क्रांति के सबसे बड़े नेता के तौर पर अगर कोई उभर के आता है जिसने अंग्रेज़ों को सच में टक्कर दी किसी ढंग की, तो ये आपके बाबू कुंवर सिंह ही हुआ करते थे। फिर जो है इलाहाबाद के क्षेत्र में देखते हैं, तो यहाँ पे लियाकत अली करके एक नेता थे, ये सामने आते हैं, और इनको जनरल नील ने यहाँ पे विद्रोह का दमन किया। फिर बरेली में ये खान बहादुर खान आपके वहाँ पे विद्रोह का नेता बनते हैं। और फिर कैंपबेल ये वही कैंपबेल है जिसने कानपुर में नाना साहब और लखनऊ में बेगम हजरत महल को वहाँ से हटाया था। ये जाता है
और आपका बरेली में खान बहादुर खान के शासन को भी समाप्त करता है और वहाँ पे कब्जा कर लेता है पुनः। फिर जो है गोरखपुर में गजाधर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था, मथुरा में देवी सिंह ने नेतृत्व किया था, राजस्थान के कोटा से हरदयाल और जयदयाल करके दो भाई हुआ करते थे, इन्होंने वहाँ पे वो किया था। फिर जो है 1857 की क्रांति होती है और 1857 की क्रांति में हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये असफल क्यों रह गई थी। दरअसल क्रांति तो फैली थी, लेकिन फिर ये असफल क्यों हुई, इसके असफलता के कारण क्या थे। सबसे पहला कारण इसका होता है सीमित क्षेत्र। इसका विस्तार जो देखने को मिलता है ये सिर्फ उत्तर भारत के वो भी कुछ जगहों पे मिलता है। पंजाब इससे अछूता था, ऊपर का जो क्षेत्र था हिमाचल वगैरह का क्षेत्र ये भी इससे अछूता रह गया था। आपका दक्षिण भारत का क्षेत्र तो जैसे मुंबई हुआ, आपका बिहार वगैरह के क्षेत्र, बिहार कह रहे हैं, आपका बंगाल वगैरह के क्षेत्र थे, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा विद्रोह नहीं दिखाई देता इसका, इस वजह से भी ये फेल रहा। इसके बाद नेतृत्व का अभाव, कोई एक बड़ा नेतृत्व बन के सामने नहीं आता है। जो आपके बहादुर शाह जफर थे वो भी ज़बरदस्ती के नेता बनाए गए थे, उनमें कोई एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी नहीं जो इस क्रांति का नेतृत्व कर पाएँ। और किसी भी एक बड़ी क्रांति के लिए एक बड़ा चेहरा चाहिए होता है, उस चेहरे का अभाव जो है इस युद्ध में दिखाई देता है आपका। फिर जो है संसाधनों का अभाव, अब अंग्रेज़ों के पास संसाधन तो बहुत अच्छे थे, भारत में ये क्रांति ही इसी वजह से हुई थी क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था इन्होंने ख़त्म ही कर दी थी एक तरीके से, तो भारतीयों के पास संसाधनों की भी कमी थी और हथियार औजार और सेना वगैरह भी बहुत उतनी नियमित नहीं थी, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। फिर है संगठन का अभाव, इन लोगों में जो है कोई एक बड़ा इकट्ठे का संगठन नहीं था, ये छोटे छोटे गुटों में बटे हुए थे, हर जगह से कोई एक अलग नेता आया था वो अपने लिए लड़ रहा था, तो कोई एक संगठन नहीं था इन लोगों को। और जो है आम जनमानस जो था ये बड़ा कंफ्यूज था, ये इसलिए भी कंफ्यूज था क्योंकि कुछ इसको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। हम लोग अंग्रेज़ों से क्यों, हमको मुक्ति चाहिए भाई, अंग्रेज़ों से मुक्ति चाहिए, उसके बाद हमारा क्या होगा। फिर पता चला मुग़ल शासन करेंगे, कहीं लखनऊ में आपको बेगम हज़रत महल को अपना शासन चाहिए था, हर क्षेत्र में जो है बाबू कुंवर सिंह अपना शासन चाह रहे थे। तो जनता के ऊपर तो यही कन्फ्यूजन था कि भाई एक राजा गए और दूसरे राजा आए, उसके ऊपर तो बहुत कुछ अलग होने वाला नहीं था। तो इस वजह से भी जनता भी बड़ी कन्फ्यूज थी, कोई उसको लक्ष्य नहीं दिख रहा था। जो एक होता है ना किसी क्रांति का एक लक्ष्य होता है, एक एम होता है, कि 1857 की क्रांति में वो एम मिसिंग दिखता है, इसकी वजह से भी होता है। और यही है स्पष्ट उद्देश्य का अभाव, इसमें बटे हुए हित सामने आते हैं लोगों के। जैसे आपके जो नाना साहब लड़ रहे थे ये अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे, इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। झांसी का क्षेत्र जो लड़ रहा था ये सिर्फ झांसी के अधिकार क्षेत्र के लिए लड़ रहा था। बहादुर शाह जफर ज़बरदस्ती नेता बना दिए गए थे। इसी तरीके से बटे हुए देखते हैं, मतलब कुछ इकट्ठे किसी का वो नहीं था कि भारत को, पूरे भारत को आज़ाद कराना, सबको अपने अपने क्षेत्र की पड़ी थी, भारत से किसी को मतलब नहीं था। तो ये भी जो है एक बड़ा कारण बन के सामने आता है इसके पतन का, इस 1857 की क्रांति जो हुई इसकी असफलता का। फिर जो है इसके परिणाम क्या निकले, इसके प्रभाव क्या निकले। तो जो कंपनी थी, कंपनी का शासन भारत में पूर्णतः इस युद्ध के साथ में समाप्त कर दिया जाता है और क्राउन यानी कि जो ब्रिटिश ताज था, यानी रानी जो थी उस टाइम पे, उनका शासन भारत पे स्थापित हो जाता है। फिर ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी ये समाप्त कर दी जाती है, जिन भी क्षेत्रों का अधिग्रहण और किया जाना था उसको ख़त्म कर दिया जाता है। फिर देशी रियासतें जो थी उनकी स्थिति पूर्ववत कर दी जाती है। सेना में अब जो 5:1 का नियम चल रहा था, 5 देशी सैनिक 1 अंग्रेज सैनिक, इसकी जगह 2:1 का वो चलाया जाने लगा। और बंगाल और बिहार, मतलब अवध और बिहार के जो सैनिक थे, चूँकि इनमें देश की भावना ज़्यादा थी, देश प्रेम की भावना ज़्यादा थी, इसकी वजह से जो है इन लोगों को सेना में से निकाल दिया गया, बहुत ज़्यादा लोगों को निकाला गया और नई भर्तियां जो की गई इसमें यहाँ से लोग नहीं भरे गए। ज़्यादातर लोग जो है गोरखा वगैरह और सिख रेजिमेंट, इन सब से लोगों को भरा जाने लगा। फिर जो है भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। ये इंग्लैंड में एक आदमी हुआ करता था, एक व्यक्ति हुआ करता था, जिसको भारत का संपूर्ण वहाँ से जो है ये कंट्रोल किया करता था और इसकी 15 लोगों की मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। और अंत में जो मुग़ल वंश था इसकी समाप्ति हो जाती है। आपका बहादुर शाह जफर मारा जाता है, उसके लड़के वगैरह भी जो रहते हैं उसको बुरी तरीके से मारा जाता है और इसके साथ में मुग़ल वंश का आपके अंत हो जाता है। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग वायसराय वगैरह पढ़ेंगे और इसी के साथ में मैं सोच रहा हूँ आपका सिर्फ, मतलब अगर इतने वीडियोज हो गए हैं तो सिर्फ 5 नंबर अगर आपको दिला पाऊँ तो ये तो बड़ी शर्म की बात होगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े से 2-4 वीडियोज और डाल के मैं आपको जो है पूरी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला पार्ट भी है उसको भी इसी में कवर करा दूँ, ताकि आपके 10 नंबर जो है एकदम स्टडी रहें और इसी मेरे ही चैनल से आपको मिल जाएं। तो आप लोग लास्ट तक इस उसमें बने रहें, इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करें और इसको देखें। मैं विश्वास दिलाता हूँ एक भी नंबर आपका बाहर से नहीं पूछेगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।